हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम करने वाले हैं एमपी टेट 2022 ओल्ड पेपर पर्यावरण अध्ययन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का पेपर है 11 मार्च 2022 का है, 11 मार्च 2022 शिफ्ट 2 का पेपर है। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और एक लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं आज हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 1, तो ये रहा प्रश्न आपके सामने, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। हम 61 से लेकर के 90 तक पूरे 30 प्रश्न हल करने वाले हैं। कितने? पूरे 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं और संपूर्ण व्याख्या के साथ हल करेंगे। तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहें और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है सोलर एनर्जी यानी सूर्य ऊर्जा हो जाएगा, रेडियो धर्मता हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, या ऑप्शन डी वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती क्षमता हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। बात करता है ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार? तो बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसों की। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है यानी CO2, ये ग्रीन हाउस गैस है। एक मीथेन यानी CH4, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ये भी है, ठीक है, याद रखेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये भी क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। और जल वाष्प यानी H2O, ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसों में सभी चीज़ें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। यानी ओजोन भी हमारी गैस ही है, ग्रीन हाउस गैस है, O3, ठीक है, याद रखेंगे। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS, ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है, ठीक है। तो बात करते हैं वातावरण में ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी जल वाष्प हो जाएगा हमारा, ओजोन हो जाएगी, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं, इन्हें याद रख लेंगे। कभी कभी प्रश्न बन जाता है अलग से, तो इसके लिए हम इन गैसों को याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 62, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उगाए जाने वाले वनों के प्रकार कहलाते हैं। बात करता है कि जो हिमालय क्षेत्र में जो वन हमारे पाए जाते हैं उन वनों के प्रकार को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चौड़ी पत्ती वाले वन। क्या चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं? शंकुधारी वन होते हैं क्या? है ऑप्शन सी है पतझड़ वन होते हैं क्या? ऑप्शन डी है सदाबहार वन होते हैं क्या? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शंकुधारी वन, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। कौन सा राइट आंसर हो जाता है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। शंकुधारी वन क्या होते हैं? ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? शंकुधारी वन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं जो शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले वन होते हैं। ये कौन से क्षेत्र में? शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले होते हैं, इन्हें शंकुधारी वन बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। देखो पतझड़ वन, बात करते हैं पतझड़ वन यानी पतझड़ी वन, यानी इन्हें बोलते हैं पर्णपाती वन। कौन से वन बोलते हैं? पर्णपाती वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन कौन कौन से होते हैं? हमारे पर्णपाती वन होते हैं जो अपने पत्ते गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं? गिरा देते हैं, यानी गर्मियों के मौसम में यानी उष्ण मौसम में हमारे क्या ये पत्तों को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। इन पौधों के नाम क्या क्या हैं? जैसे साल का पौधा हो गया, साल है हमारा, साल है, सागौन है, सागौन हो जाता है, ठीक है। नीम का पौधा है, नीम का, ठीक है, नीम का पौधा है, ठीक है। नीम का जो पेड़ होता है ये क्या करते हैं? पीपल का पौधा है, जैसे पीपल का पेड़ है, ये क्या करते हैं? ये अपने गर्मियों के मौसम में अपने पत्तों को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? पतझड़ी वन बोलते हैं, यानी पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है। सदाबहार वन, बात करते हैं सदाबहार वन। तो सदाबहार वन की बात कर लेते हैं। सदाबहार वन कैसे पेड़ होते हैं? सदाबहार वन ये पश्चिमी घाट या पूर्वी ढलानी जैसे तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों के क्षेत्र में, जैसे तमिलनाडु, केरल है, महाराष्ट्र है, ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मेघालय, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट, याद रखेंगे, पश्चिमी, प्रश्न बन जाता है पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में, याद रखेंगे, पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है सदाबहार वन कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
63 वाहन प्रदूषण का बड़ा कारक है। किसका? वाहन प्रदूषण का। जो वाहनों से जो धुआं निकलता है ना, जो धुआं निकलता है या जो गैसें निकलती है, उसका सबसे बड़ा प्रदूषक कौन सा हो जाएगा? उस प्रश्न की बात कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो प्रश्न क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन ए है H2S। क्या है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन बी है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी है NH3 यानी अमोनिया हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन डी है NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। क्या हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है? इसको तो आप जानती होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी हमारा NH3 यानी अमोनिया हो जाता है? क्या हो जाता है? अमोनिया हो जाता है क्या? ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाता है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। वाहन प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है। यह एक वायु प्रदूषक है। ये क्या है? एक वायु प्रदूषक है। डीजल या कोयले के दहन से प्रदूषित हुए धुएं मुख्य अवयव है, ठीक है। इसका मुख्य अवयव क्या है? जो डीजल और कोयला है। क्या है? डीजल और कोयला से निकलता है क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड। और आसमान में बिजली के कड़कने से भी क्या निकलती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, ठीक है। जो आसमान में बिजली कड़कती है ना, उससे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, ठीक है। बात कर लेते हैं पेट्रोल वाले वाहनों से कौन सी गैस निकलती है। तो पेट्रोल वाले वाहनों से गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? पेट्रोल वाले जो वाहन होते हैं ना हमारे, कौन से? पेट्रोल वाले जो वाहन होते हैं उनसे कौन सी निकलती है गैस? कौन सी निकलती है, जल्दी से बताइएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कौन सी निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कौन सी निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रख लेंगे, ऑक्साइड, ठीक है। तो याद रखेंगे पेट्रोल वाले जो वाहन होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। देखो वाहनों के धुएं से निकलने वाली गैस कौन कौन सी होती है? वाहनों के धुएं से निकलने वाली गैस कौन कौन सी मैं बता दूं। डीजल वाले वाहन होते हैं ना, उनके धुएं से कौन कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2। कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है। सल्फर डाई निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाई निकलती है। SO2 निकलती है, ठीक है, याद रख लेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, इसको भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलती है, इसको भी आप याद रख लेंगे। तो चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 64। प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है? बात करते हैं प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है। तो प्राथमिक प्रदूषक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ए हो जाएगा। ऑप्शन ए SO3। ऑप्शन बी है ओजोन। ऑप्शन सी है PAN पेन हो जाएगा। ऑप्शन डी है CO यानी कार्बन ऑक्साइड। तो जल्दी से बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी क्या है? सी। ऑप्शन डी क्या है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है? बात करते हैं प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है। तो प्राथमिक प्रदूषक कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या है? प्राथमिक प्रदूषक में आता है। किसमें आता है? प्राथमिक प्रदूषक में आता है। कौन सा आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक रंगहीन और स्वादहीन क्या है? खतरनाक गैस है। कैसी है? रंगहीन है। कैसी है? रंगहीन और स्वादहीन। कैसी है? रंगहीन और स्वादहीन क्या है? एक गैस है, ठीक है, याद रख लेंगे। रंगहीन और स्वादहीन क्या है? गैस है। किसकी बात कर रहे हैं हम? कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ये कैसी गैस है? ये रंगहीन है। और ये कैसी है? स्वादहीन गैस है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड को सांस लेने के साथ रक्त में क्या होता है? रक्त में चली जाती है, जिससे क्या है? ऑक्सीजन की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जो हम सांस लेते हैं, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के द्वारा हमारे शरीर में चली जाती है, तो जिससे क्या होती है? ऑक्सीजन होता है ना, जो हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन लेवल को क्या कर देती है? कम कर देती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे दम घोंटू गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दम घोंटू
गैस बोलते हैं, दम घोंटू, याद रखेंगे, दम घोंटू गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दम घोंटू गैस कौन सी हो जाएगी हमारी, तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस हो जाएगी, तो CO, कौन सी, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे बोलते हैं दम घोंटू गैस भी कहते हैं। इसका स्वाद कैसा होता है, ना तो इसमें स्वाद होता है, तो स्वादहीन होती है, कैसी होती है, स्वादहीन और रंगहीन दोनों होती है, ठीक है, याद रखेंगे, रंगहीन भी होती है, रंगहीन याद रख लेंगे, स्वादहीन रंगहीन होती है, ठीक है। दम घोंटू गैस के नाम से भी जाना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर। खेतड़ी राजस्थान प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलते हैं इस प्रश्न पर। प्रश्न, खेतड़ी राजस्थान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्रश्न है सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट खान के लिए प्रसिद्ध है और संगमरमर की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो जल्दी से बताइएगा, जो राजस्थान में खेजड़ी है वो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षाविद पाठ्य योजना विधि का प्रचलन है, किस पाठ्य योजना विधि का प्रचलन है, जल्दी से बताइएगा। तो हार्वर्ड विधि हो जाएगा, डाल्टन विधि हो जाएगा, मॉन्टेसरी विधि हो जाएगा या प्रोवेल विधि हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखो, बात करता है आजकल यूरोप और भारत की, कहाँ की बात कर रहा है, जो यूरोपीय पद्धति है वो कहाँ पर अपनाई जा रही है, भारत में। तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं, कौन सा प्रचलन है, तो इसे बोलते हैं हार्वर्ड विधि। कौन सी बोलते हैं, हार्वर्ड विधि, कौन सी है, तो हार्वर्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, मोटी मिट्टी की दीवारों वाले घरों को डैश रखते हैं। तो बात करते हैं मोटी मिट्टी की दीवारें होती हैं वो वाले घरों को कैसे रखते हैं, कैसा रखते हैं, ठंडा रखते हैं, हवादार रखते हैं, गर्म रखते हैं, गंदा रखते हैं। बात करते हैं मोटी मिट्टी की जो दीवारें बनाई जाती हैं घरों के लिए, कैसी मोटी मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं, वो घर हमें कैसे रखते हैं, बताओ जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मोटी दीवारों वाले घर होते हैं ना, वो हमें कैसा रखते हैं, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो जो मोटी दीवारें वाले घर होते हैं तो हमें कैसा रखते हैं, ठंडा रखते हैं, क्या रखते हैं, ठंडा, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। कैसा रखते हैं, तो ठंडा रखते हैं। कैसा रखते हैं, जो मिट्टी की दीवारों मोटी दीवारों से घर बनाए जाते हैं, जिनकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, वे घर हमें क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं। क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं। ठंडा क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ऊष्मा होती है ना, जो गर्मी यानी हीट होती है, वो मोटी दीवार होने की वजह से अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, और अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है तो अंदर का वातावरण कैसा रहता है, ठंडा रहता है, जिससे ये घर क्या होते हैं, ठंडे रहते हैं। और मिट्टी होती है ना, जो ऊष्मा से जल्दी से गर्म भी नहीं कर पाती, तो ये क्या है, दिन की दीवारें कैसी रहती हैं, ठंडी रहती हैं, जिसके कारण अंदर का जो तापमान भी होता है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाता है, ए, यानी ठंडा रखते हैं। जो मोटी मिट्टी की दीवारों वाले घर होते हैं वे रखते हैं ठंडा रखते हैं। क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं, याद रख लेंगे। चलते आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, सबसे प्रसिद्ध आपदा 24 मार्च 1989 को हुई थी। कब हुई थी, 24 मार्च 1989 को हुई थी। ये सन हमें याद रखना है, क्योंकि हो सकता है जो आगे एग्जाम होने वाला है हमारा MP टेट वर्ग 3 का, उसमें फिर से इस प्रश्न को रिपीट कर दिया जाए और सन पूछ लिया जाए। 24 मार्च 1989 को हुई थी। यह एक्सॉन शिपिंग कंपनी से संबंधित है, यानी एक्सॉन शिपिंग कंपनी से संबंधित है। याद रखेंगे, किस कंपनी से संबंधित है, एक्सॉन शिपिंग कंपनी से संबंधित है। तो ये घटना किसके कारण हुई थी, तेल रिसाव के कारण हुई थी, या भूकंप का आने के कारण हुई थी, सुनामी के कारण हुई थी, या बाढ़ के कारण हुई थी। तो किसके कारण हुई थी, तो यह तेल रिसाव के कारण हुई थी। याद रख लेंगे, तेल रिसाव के कारण कौन सी घटना हुई थी, तो एक्सॉन शिपिंग कंपनी थी, जिसमें क्या है, तेल रिसाव होने के कारण 24 मार्च 1989 को, कब 1989 को यह घटना हुई थी, ठीक है। इसे हम याद रख लेंगे, हो सकता है अगले प्रश्न में सन को पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आपदाओं के बारे में भी हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। कभी हम आपदाओं के ऊपर एक अगला अलग से वीडियो लेकर आएंगे, तो आपको सारी आपदाओं के बारे में डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, उपयुक्त तापमान और परिचालन स्थितियों के तहत उचित रूप से डिजाइन की गई मिट्टी
की गई भट्टी नगर पालिकाओं के ठोस अपशिष्ट जलाने की क्रिया को कहा जाता है। जो नगर पालिका के लोग होते हैं, जो गाड़ी में कचरा इकट्ठा करके ले जाते हैं, उस कचरे को क्या करते हैं, जलाते हैं। क्या करते हैं, जलाते हैं। उस भट्टी को बात करते हैं, की गई भट्टी में नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो जलाने की प्रक्रिया उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सैनिटरी लैंडफिल कहते हैं क्या, भस्मीकरण कहते हैं क्या, बर्मी कंपोस्ट कहते हैं क्या, या रिसाइकलिंग यानी रिसाइकलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भस्मीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? भस्मीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है उपयुक्त तापमान और परिचालन, हो गया ये वाला पुनर्चक्रण। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 70, जल संभर संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जल संभर संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने और बहाल करने के लिए है। ऑप्शन बी है शहरी सेटिंग्स का प्रबंधन करने के लिए है। ऑप्शन सी है ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा। ऑप्शन डी है महामारी से संबंधित है। तो जल्दी से बताइएगा, जल संभर संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और बहाल करने के लिए है। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है किस प्रणाली के तहत महिलाएं एक से अधिक किस प्रणाली के तहत महिलाएं एक से अधिक पतियों से शादी कर उन्हें साथ रख सकती हैं? तो ये कौन सी प्रणाली कहलाती है कि महिलाएं एक से अधिक पति रख सकती हैं? तो बहुविवाही कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बहुविवाही कहते हैं। ऑप्शन बी है बहुपतित्व बोलते हैं क्या? ऑप्शन सी है गोत्र नाम बोलते हैं क्या? ऑप्शन डी है प्रसव बोलते हैं क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बहुपतित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपतित्व बोलते हैं। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। इस प्रणाली के तहत महिलाएं क्या करती हैं? एक से अधिक पुरुषों को अपने साथ रख सकती हैं। एक से अधिक क्या रख सकती हैं? पुरुषों को अपने साथ रख सकती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, एक से अधिक क्या कर सकती हैं? पुरुषों को अपने साथ में रख सकती हैं महिलाएं। कौन सी विधि में? तो बहुपतित्व। इसे क्या बोलते हैं? बहुपतित्व बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन लिपिड नहीं है, यानी लिक्विड नहीं है? बात करते हैं लिक्विड नहीं है यानी तरल पदार्थ नहीं है। ऑयल यानी तेल तो तरल पदार्थ हमारा होता है। बसा भी हमारा कैसा है? तरल पदार्थ होता है। प्रोटीन तरल पदार्थ होता है। मोम भी हमारा क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। ठीक है, याद रखेंगे, मोम भी हमारा पिघलकर तरल पदार्थ बन जाता है। तो प्रोटीन हो जाएगा हमारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रोटीन हो जाता है। यानी प्रोटीन तरल पदार्थ नहीं है, यानी लिक्विड नहीं है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है पीलिया रोग में जीवाणु द्वारा शरीर के किस अंग में सूजन आ जाती है? बात करते हैं पीलिया रोग की। तो पीलिया रोग में जीवाणु द्वारा, किसके द्वारा? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया के द्वारा किस अंग में सूजन आ जाती है? तो जल्दी से बताइए, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और किस अंग में सूजन आती है? तो ये पीलिया रोग होता है जो हमारा। तो पीलिया रोग में किस अंग में सूजन आ जाती है? क्या यकृत में आ जाती है? ऑप्शन बी है पेट में आती है, हृदय में आती है, या हृदय और पेट दोनों में आती है? तो जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यकृत में सूजन आ जाती है। यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। तो पीलिया रोग होता है ना, तो पीलिया रोग में किस में सूजन आ जाती है? तो लिवर में सूजन आती है हमारे। किस में सूजन आ जाती है? तो लिवर में सूजन आ जाती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और लिवर में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो हम इसे याद रखेंगे, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है कौन सा? पीलिया किससे होने वाला रोग है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जिसके कारण यकृत यानी लीवर में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। याद रख लेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना स्टेप 3। तो ये क्या थी? सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। यह क्या है? तो इसके बारे में बात करते हैं। यह क्या है? इसरो और दूरसंचार विभाग की संयुक्त परियोजना है। क्या? इसरो की एकल परियोजना है। इसरो और डाक और तार विभाग की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन डी है इसरो और पृथ्वी विज्ञान विभाग की संयुक्त परियोजना है। बात करते हैं STEP माने सैटेलाइट
टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स प्रोजेक्ट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट यानी उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना। ये किसके लिए थी? तो इसरो और डाक और तार विभाग की संयुक्त परियोजना थी। यानी हमारा ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। इसरो और डाक तार विभाग की क्या थी? संयुक्त परियोजना थी, जिसे क्या बोलते हैं? STEP यानी स्टेप बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, ठीक है, याद रख लेंगे। ये किसकी संयुक्त परियोजना थी? तो इसरो डाक तार विभाग की संयुक्त परियोजना थी, ठीक है, याद रख लेंगे। इसरो डाक तार विभाग की क्या थी? संयुक्त परियोजना थी। चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। EOS-3 एक भू इमेजिंग उपग्रह क्या है? एक भू इमेजिंग उपग्रह लगभग किसके वास्तविक समय की निगरानी करने में सक्षम है? तो किसकी निगरानी करने में सक्षम है? ऑप्शन ए है चक्रवात और बाढ़ में, केवल बाढ़, केवल चक्रवात या पक्षी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो EOS है, जो हमारा EOS-3, ये क्या करता है? ये EOS-3 चक्रवात और बाढ़ की निगरानी करता है। किसकी निगरानी करता है? चक्रवात और बाढ़ की हमारी निगरानी करता है। यानी ए हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। EOS किसकी निगरानी करता है? यह करता है चक्रवात और बाढ़ की निगरानी करता है, ठीक है, याद रख लेंगे, ठीक है। तो जियो इमेजिंग सैटेलाइट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? जियो इमेजिंग सैटेलाइट बोलते हैं। ये क्या करता है? चक्रवात और बाढ़ की निगरानी रखता है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है 76। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण पर दिखाई देता है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन कौन सा चंद्रमा हमें पूर्ण रूप से दिखाई देता है? जल्दी से बताइएगा। देखो, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं या सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एक जरूर कर दिया करें, जिससे मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए डेली आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर के आता रहूँगा। यदि आप लाइक और शेयर और कमेंट नहीं करते हैं तो मैं फिर डेली आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए आपकी तरफ से। जब आप कमेंट्स करते हो तो मुझे क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, और जिससे मैं क्या है आपके लिए नई क्लास लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है सुपर मून हो जाएगा क्या? यदि आपको पिछले जो सेट हैं वो भी मैंने करवा रखे हैं, आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जा करके उन सेटों को भी देख सकते हो, ठीक है, जो कि मैंने करवा रखे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है सुपर मून हो जाएगा क्या? ब्लू मून होगा, ब्लड मून होगा, हाफ मून होगा। तो देखो, बात करते हैं कब की? चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण पर दिखाई देता है। कब की बात करते हैं? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो ब्लड मून हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण पर दिखाई देता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पूर्ण चंद्र ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को लगता है या पूर्णिमा को लगता है। सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करता है। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न मैंने बता दिया। कौन सा वाला? कि पूर्ण चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को लगता है या अमावस्या को लगता है, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। 1957 में स्पुतनिक सेकंड का प्रक्षेपण किस देश ने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो यूएसए ने किया था। किसने किया था? यूएसए ने किया था क्या? यूएसए ने किया था, रूस ने किया था, जापान ने किया था, भारत ने किया था। तो 1957 में कब की बात कर रहा है? 1957 में स्पुतनिक सेकंड, कौन सा? स्पुतनिक कौन सा? द्वितीय, इसका प्रक्षेपण किसने किया था? तो रूस ने किया था। किसने किया था? रूस ने। यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1957 में किया था, याद रख लेंगे 1957 में। चंद्रमा का कौन सा ध्रुव छाया में रहता है? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। चंद्रमा का कौन सा ध्रुव होता है ना, ध्रुव, वो छाया में रहता है। कौन सा ध्रुव छाया में रहता है? तो जल्दी से बताइएगा कौन सा ध्रुव छाया में रहता है? पूर्व ध्रुव रहता है, उत्तर ध्रुव रहता है, पश्चिम ध्रुव रहता है, दक्षिण ध्रुव रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दक्षिण ध्रुव क्या रहता है? छाया में रहता है। अब बात करते हैं दक्षिण ध्रुव की खोज करने के लिए किस को भेजा गया था? तो चंद्रयान 2 को हमारे को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? दक्षिण ध्रुव की खोज के लिए भेजा गया था। किसके लिए भेजा गया था? जिसको दक्षिण ध्रुव पर उतारना था। किस पे उतारना था? तो दक्षिण ध्रुव पर उतारना था। किसको? चंद्रयान 2 को, याद रखेंगे, चंद्रयान
टू। चंद्रयान 2 को किस लिए भेजा गया था? दक्षिणी ध्रुव को खोजने के लिए भेजा गया था, जो कि असफल रहा। क्या रहा? जो कि असफल रहा। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि क्या रहा? असफल रहा। जिसे कब भेजा गया था? तो 22 जुलाई 2019 को कब भेजा गया था? तो 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। कहाँ से भेजा गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। कहाँ से भेजा गया था? तो श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, जो कि 23 दिन जिसने क्या पृथ्वी की परिक्रमा की। कितने दिन की? जिसने 23 दिन तक तो पृथ्वी की परिक्रमा किया। कितने दिन तक? 23 दिन पृथ्वी की परिक्रमा की। किसकी? पृथ्वी की परिक्रमा की। फिर उसके बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। किसकी कक्षा में प्रवेश किया? तो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। कब किया? 23 दिन के बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। और 13 दिन तक, कितने दिन तक? 13 दिन तक इसने चंद्रमा के चक्कर लगाए। कितने दिन तक चक्कर लगाए? 13 दिन तक चक्कर लगाए। और फिर यह लैंडर चंद्रमा पर नहीं उतर सका। जो लैंडर भेजा गया था तो वो चंद्रमा पर नहीं उतर सका। तो यह मिशन क्या रहा? फेल हो गया था। क्या हो गया था? तो फेल हो गया था। चंद्रयान 2 क्या रहा? फेल रहा था। ठीक है, जैसे 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। किसके लिए भेजा गया था? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज करने के लिए भेजा गया था। याद रख लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। मंगल का पानी अंतरिक्ष में जाने के बजाय में फंसा है। किस में फंसा है? जो मंगल ग्रह है ना, जो मंगल ग्रह पर क्या है? पानी के कुछ भंडार पाए गए हैं, जो कि उसके अंदर फंसे हुए हैं। किसके अंदर फंसे हुए हैं? जो कि अंतरिक्ष में नहीं निकलते, अंतरिक्ष में नहीं जाते हैं। तो किसके अंदर फंसे हुए हैं? महासागर में फंसे हुए हैं, परपटी यानी क्रस्ट में फंसे हुए हैं, कक्षा में फंसे हुए हैं, या चंद्रमा में फंसे हुए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इसके प्रश्नों के ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं। महासागर कैसे हो जाएगा? एक बात सोचो, कक्षा में कैसे फंसे हो सकते हैं, चंद्रमा में कैसे फंसे हो सकते हैं? तो बात करते हैं प्रॉपर्टी में फंसे हुए हैं। किसमें? क्रस्ट में फंसे हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, क्रस्ट में फंसे हुए हैं, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। जो मंगल ग्रह का जो पानी है अंतरिक्ष में जाने की बजाय किसके अंदर फंसा हुआ है? क्रस्ट के अंदर फंसा हुआ है। याद रखेंगे, तो किसके अंदर फंसा हुआ है? क्रस्ट के अंदर फंसा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। मिट्टी पर मृदा परीक्षण करते समय निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है? तो किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है? जल्दी से बताइए। देखो, पोषक तत्व यानी पोषक तत्वों का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, रंग का निरीक्षण नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। संरचना का निरीक्षण किया जाता है। अम्लता स्तर हम उसे जांचते हैं। एसिडिटी लेवल उसका कितना है, यानी अम्लता स्तर कितना है मिट्टी के अंदर, उसको भी हम क्या करते हैं? जांच करते हैं। तो ये सभी हो जाएंगे, रंग का नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। जब हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं तो हम उसके रंग के बारे में नहीं जांचते। ठीक है, उसका रंग का मूल्यांकन नहीं करते। ठीक है, तो किस किस का करते हैं? तत्वों का करते हैं। ठीक है, संरचना का करते हैं और अम्लता स्तर का करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, निम्न में से कौन सी मिट्टी बार बार गीला करने और सुखाने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाती है? तो कौन सी मिट्टी में हो जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पिनथाइट। कौन सी मिट्टी है? तो पिनथाइट मिट्टी है। जैसे क्या करते हैं? मिट्टी को बार बार गीला करोगे और सुखाओगे, क्या करोगे? गीला करोगे और सुखाओगे, गीला करोगे और सुखाओगे, तो क्या हो जाएगी? ये अपवर्तनीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अपवर्तनीय हो जाती है, अपरिवर्तनीय हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है, पिनथाइट। ठीक है, याद रखेंगे, पिनथाइट। इसका नाम क्या है? पिनथाइट। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की पारंपरिक विधि नहीं है? बात करता है कि पारंपरिक विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है? मोट गिरनी विधि है, ढेकली विधि है, रहेंट उत्तोलक विधि है, छिड़काव तंत्र विधि है। देखो, छिड़काव तंत्र विधि क्या है? अभी नई विधि है, ये पारंपरिक विधि नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाता है। और जो पारंपरिक विधि है कौन सी है? मोट यानी घिरनी विधि है। जैसे कुआं होता था, एक क्या होता था? कुआं होता था, जिसके अंदर क्या करते थे? इस तरह से गिरनी वाली लगी होती थी। क्या लगी होती थी? गिरनी लगी होती थी। और गिरनी से क्या है? रस्सी बांध करके, ऐसे रस्सी बांध करके पानी निकाला जाता था। गिरनी के ऊपर से रस्सी बांध करके ऐसे पानी खींचा जाता था, बाहर निकाला जाता था। जिसे क्या बोलते थे? मोट या गिरनी विधि बोलते हैं। ढेकली विधि में इस तरह से एक फट्टा होता है, जिसके आगे कुछ ऐसा होता है, इधर वजन रख लेते हैं, इसके ऊपर पैर से दबाते हैं, तो जैसे ही पानी ऊपर आता है तो ऊपर पानी आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? ढेकली विधि बोलते हैं। रहेंट क्या होता है?
तो रेहट के बारे में बताऊं, रेहट एक तरह का क्या होता है, पट्टा होता है, ठीक है, ऐसा पट्टा होता है, इसमें छोटे छोटे बाल्टी जैसी बनी होती हैं, क्या बनी होती हैं, इसे इस पट्टे के ऊपर चलाया जाता है, ठीक है। जब ये चलता है तो पानी के अंदर से जब ये निकलता है तो इसके अंदर पानी भर जाता है, इसके अंदर क्या भर जाता है, पानी, और पानी बाहर की तरफ यहाँ गिरता है, कहाँ गिरता है, बाहर की तरफ गिरता है, तो जिसे क्या बोलते हैं, रेहट विधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेहट विधि बोलते हैं, यहाँ पानी गिरने लगता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, छिड़काव तंत्र। ये क्या है, पारंपरिक विधि नहीं है, ठीक है, ये नई पद्धति है, न्यू विधि है। तो चलेंगे आगे, अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ऑप्शन ए है पीटी उषा थी क्या, पीवी सिंधु थी क्या, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, ऑप्शन डी है अश्विनी नाचंपा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, पीटी उषा है, जो पीटी उषा को क्या किस नाम से जानते हैं, उड़न परी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, उड़न परी के नाम से जानते हैं। यदि पीटी उषा का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो पीटी उषा है उनका पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर कौन देता है, कमेंट बॉक्स में बताना है, पीटी उषा का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जिन्हें 400 मीटर की दौड़ में क्या मिला था, गोल्ड मेडल मिला था, क्या मिला था, तो इन्हें पीटी उषा जी को 400 मीटर की दौड़ थी, कौन सी दौड़ थी, 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल मिला था। तो इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा। देखो, इन्हें क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें क्वीन ऑफ ट्रैक फील्ड के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लेंगे इसे। क्वीन ऑफ ट्रैक फील्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीटी उषा को जाना जाता है, किसे जाना जाता है, पीटी उषा को जाना जाता है, ठीक है। क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीटी उषा को जाना जाता है। इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम क्या है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलते आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, मेजर जदुनाथ सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर करम सिंह, मेजर पीयूष सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा को किससे सम्मानित किया गया, तो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रखेंगे। परमवीर चक्र से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखेंगे सबसे पहले तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को सम्मानित किया गया, ठीक है। हमारे ऐसे देश के वीर जवानों के लिए एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, सहयोगी अधिगम का संचालन करते समय शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, अभी तक हम अपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सहयोगी अधिगम का संचालन करते समय शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा सूत्रधार होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा सूत्रधार होती है, ऑप्शन बी होगा प्रेक्षक होती है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब कभी आपको ऐसा लगे कि कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं तो हम क्या है इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा है, तो फैकल्टीलेटर के रूप में होती है, किसके रूप में होती है, फैसिलिटेटर के रूप में होती है, क्या फैसिलिटेटर के रूप में होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाता है। देखो, सहयोगी अधिगम का संचालन करते समय शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक सुविधादाता के रूप में होती है। कैसी होती है, सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, फैसिलिटेटर के रूप में होती है, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। प्रेक्षक के रूप में नहीं होती है, किसके रूप में होती है, सुविधादाता। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, सुविधादाता के रूप में होती है। यहाँ पर दिया है सूत्रधार के रूप में होती है, तो हमें इंग्लिश में भी एक बार को देख लेना, ठीक है। तो किसके रूप में होती है, सुविधादाता के रूप में होती है, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, शिक्षा भ्रमण में अनियोजित सबक है। शिक्षा भ्रमण में अनियोजित सबक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है बच्चों को स्पष्ट रूप से सिखाना, ऑप्शन बी है ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है,
ऑप्शन सी है अनदेखा किया जा सकता है, ऑप्शन डी है बिल्कुल तय नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बच्चों को स्पष्ट रूप से सिखाना चाहिए। बच्चों को स्पष्ट रूप से क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठों योजना बनाते समय क्या शामिल किया जाना चाहिए? क्या शामिल किया जाना चाहिए? प्राकृतिक वातावरण शामिल किया जाना चाहिए, भविष्य की स्थिरता शामिल किया जाना चाहिए, या सांस्कृतिक वातावरण शामिल किया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पर्यावरण अध्ययन के पाठों को योजना बनाते समय शामिल किया जाना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण शामिल किया जाना चाहिए, भविष्य की स्थिरता भी शामिल की जाना चाहिए, और सांस्कृतिक वातावरण भी शामिल किया जाना चाहिए। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बनाया था? तो जल्दी से बताइएगा किस वर्ष बनाया था? 2022 में, 2005 में, 2007 में, 2010 में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2005 में। कब बनाया था? तो 2005 में बनाया था। कब बनाया था? तो 2005 में बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त परीक्षण पद है? क्या है? मुक्त परीक्षण यानी ओपन एंडेड टेस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो ओपन एंडेड यानी खुले अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। खुले अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं? जिनके एक से अधिक उत्तर हों। ठीक है, तो एक से अधिक उत्तर किसके होते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन। खेल शब्द के अंत में रहे और प्रत्यय लगाकर लिखें। खेल शब्द के अंत में रहे और प्रत्यय लगाकर लिखें, क्या ये हो जाएगा? ऑप्शन बी है आप कितने तरीकों से ईंटों का उपयोग कर सकते हैं, क्या ये हो जाएगा? ऑप्शन सी है एक स्कूल में शिक्षक और छात्रों में कौन नियंत्रित करता है, क्या ये हो जाएगा? ऑप्शन सी है सीमेंट और गारे के अलावा पक्के मकान बनाने में प्रयुक्त होने वाली मुख्य सामग्री कौन कौन सी है? तो ये क्या है? ये फिक्स है। तो ये बंद अंत वाला प्रश्न है, ये भी बंद अंत वाला प्रश्न है, ये भी बंद अंत वाला प्रश्न है। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न बोल रहा है, यानी ओपन एंडेड प्रश्न किस तरह के होते हैं? मुक्त परीक्षण पद। तो आप कितने तरीकों से ईंटों का उपयोग कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास ईंट रखी है, कुछ ईंटें रखी हैं, ठीक है, तो आपसे बोला जाए आप कितने तरीकों से ईंटों का उपयोग कर सकते हो, तो आप बोलोगे कई तरीकों से हम ईंटों का उपयोग कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओपन एंडेड प्रश्न की बात करते हैं तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 यानी 90। छात्र पोर्टफोलियो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा है। कौन सा पूछा है? गलत है। तो यह शिक्षक को छात्रों के सुधार का निरीक्षण करने में सक्षम कर सकता है, ये बात तो सही है। अन्य उपकरणों के विपरीत यह छात्रों के स्वयं मूल्यांकन का एक उपकरण नहीं है। ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो में छात्रों के सर्वोत्तम कार्यों को संकलित किया जाता है, क्या ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन डी है पोर्टफोलियो को कक्षा निर्देशों के साथ एकीकृत किया जा सकता है, तो क्या ऑप्शन डी हो जाएगा? बात करता है छात्रों के पोर्टफोलियो के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अन्य उपकरणों के विपरीत यह छात्रों के स्वयं मूल्यांकन एक उपकरण नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। देखो पोर्टफोलियो के बारे में जान लेते हैं। यह शिक्षकों और छात्रों के सुधार का निरीक्षण करने में सक्षम कर सकता है। यह क्या कर सकता है? यह शिक्षक और छात्रों का निरीक्षण करने में क्या कर सकता है? सक्षम कर सकता है। पोर्टफोलियो में छात्रों के सर्वोत्तम कार्यों का संकलित किया जाता है। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे, ये इसकी क्या है? गुण है। ठीक है, याद रखेंगे। पोर्टफोलियो में छात्रों के सर्वोत्तम कार्यों को क्या किया जाता है? संकलित किया जाता है। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।